अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़रहान और आप देख रहे हैं हाउ टू गेट। तो आज के हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2014 यानी 2014 को किस तरीके से हम डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इससे पहले हम एसक्यूएल सर्वर 2008 और 2012 को जो है डाउनलोड और इंस्टॉल करने का तरीका देख चुके हैं, इस पर वीडियो में बना चुका हूँ। और आज हम देखते हैं कि हम किस तरीके से अपनी माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडिट कर लेता हूँ, एसक्यूएल सर्वर 2014। ओके, तो जी सबसे पहले टॉप पर ही हमारे पास लिंक अवेलेबल है। अच्छा, ये जो लिंक है ये मैं डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे, आपको यानी कि टाइपिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इससे पहले मैं रेकमेंड करता हूँ आपको कि आप सिस्टम रिक्वायरमेंट्स इसके लिए लाजमन देख लें, और ताकि आपको जो है इसको डाउनलोड और इंस्टॉलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि प्रोसेसर 1 गीगा भी मिनिमम चल जाएगा, उससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी है कि आपकी रैम जो है 512 मिनिमम होनी चाहिए, और अगर 4 GB तक है तो ये बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा हार्ड डिस्क स्पेस जो है वो 4 GB होना चाहिए। ठीक है जी। तो आप सिंपल अब क्या करें, अब आप डाउनलोड पे क्लिक करें, और यहाँ से वही दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें बहुत से लोगों को मैंने यही देखा है कि वो पहले एसक्यूएल एक्सप्रेस सर्वर जो है वो पहले उसको अलग डाउनलोड करते हैं, और फिर मैनेजमेंट स्टूडियो को अलग डाउनलोड करते हैं, और फिर अलग अलग उनको इंस्टॉल करते हैं। तो हमें इस तरह से अलग अलग डाउनलोड या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करते हैं, हम विद टूल्स का जो ऑप्शन है उसको यूज़ करते हुए हम एक ही साथ जो है उनको डाउनलोड भी कर लेते हैं दोनों चीज़ों को, और एक ही पैकेज में हम उनको इंस्टॉल भी कर लेंगे। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, अगर देखें आपका 64 बिट आपकी विंडोज़ है तो आपको 64 डेफिनेटली यूज़ करना होगा, और अगर आपका विंडोज़ जो है 32 बिट है तो आपको डेफिनेटली 32 बिट यूज़ करना होगा। तो इसमें से हमें कौन सा वाला यूज़ करना चाहिए, इसके लिए आपको जो यूज़ करना होगा वो करना होगा। पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये WT विद टूल्स, एसक्यूएल एक्सप्रेस विद टूल्स आना लाजमी है। उसके बाद ये x86 होना चाहिए या फिर x64 होना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके विंडोज़ पे कि आपके विंडोज़ 64 बिट इंस्टॉल हुई है या फिर 32 बिट। तो देखें अब आपको कैसे पता चलेगा देखें, अगर मेरी विंडोज़ 64 बिट इंस्टॉल है तो मैं 64 बिट ये वाला वर्जन को डाउनलोड करूँगा और इंस्टॉल कर लूँगा। और आपको कैसे पता चलेगा आपके पास 64 है 32 है, तो उसके लिए आप कंप्यूटर में जाएँ, प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, और यहाँ पे आप देखें सिस्टम टाइप 64 बिट। अगर आपकी 32 बिट होगी तो यहाँ 32 बिट लिखा होगा, और अगर 64 बिट होगी तो यहाँ पर 64 बिट लिखा होगा। ठीक है जी। तो अब मेरी 64 बिट है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर चेक लगा के इसको डाउनलोड कर लूँगा नेक्स्ट करके। ठीक है। लेकिन अगर आपकी 32 बिट है तो आप इसको x86 को चेक लगाएंगे, यानी देखें 32 बिट तो नहीं लिखा है यहाँ पे, x86 लिखा है, क्योंकि x86 जो है वो भी 32 बिट ही है। समझ लें कि 32 बिट जो है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर x86। तो अगर आपकी 32 बिट विंडोज़ है तो आप इस पर चेक लगाएं और उसको नेक्स्ट करें, तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा। मेरी 64 बिट है तो मैं इस पर चेक लगाऊंगा और यहाँ पे नेक्स्ट कर दूँगा। तो कुछ ही सेकंड में ये आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब डाउनलोड होगा तो देखें ये 833 MB का है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो मैंने चूँकि पहले ही इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। आपके केस में आप इसको पूरा तरीके से डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से आपके पास ये सेटअप आ जाएगा। आप सिंपल इस पर डबल क्लिक करें। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे PC में पहले 2008 इंस्टॉल था, उसके बाद मैंने एसक्यूएल सर्वर जो है वो 2012 को इंस्टॉल रखा कुछ टाइम तक, और अब मैं जो है एसक्यूएल सर्वर 2014 को जो इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो अब देखें, यह हो सकता है बहुत सारी जो फाइल्स हैं उनको अपग्रेड ही यकीनन करेगा, क्योंकि पिछली मैंने 2012 जो इंस्टॉल मेरे पास था ऑलरेडी उसको मैंने रिमूव नहीं किया है। मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ ऑल प्रोग्राम्स में जाके, ये देखें 2012 मैनेजमेंट स्टूडियो वगैरह मेरे पास एज इट इज़ मौजूद है, मैंने इसको अनइंस्टॉल नहीं किया है। मैं इसी के ऊपर जो है इसी पर जो है 2000 नया वर्जन इसका 2014 जो है वो इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या चेंजेस आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, या कोई एरर आता भी है या नहीं,
या उसी को ये अपग्रेड कर देता है या फिर उस वर्जन को भी रहने देता है और ये भी अलग से हो जाता है। तो हम इसमें चेक करते हैं। ओके, तो आप ओके क्लिक कर लें, ये एक्सट्रैक्ट करेगा पहले। तो ये एक्सट्रैक्टिंग कर रहा है और इसने यहीं पर एक्सट्रैक्ट कर दिया है इस फोल्डर को। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेटअप को आप जहाँ रखेंगे उसी फोल्डर में ये एक्सट्रैक्ट करके एक फ़ोल्डर बना देगा। तो इसको एक्सट्रैक्ट होने देते हैं हम लोग, कुछ सेकंड में इंशाल्लाह ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और एक्सट्रैक्ट होने के बाद हम इंस्टॉलेशन अपनी प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। ये होने ही वाला है, इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी चल रही है। तो इस वजह से वीडियो को पॉज में नहीं कर रहा, अगर स्लो होता तो मैं पॉज कर देता। तो फ़िलहाल इसको चलने देते हैं, थोड़ा सा कुछ सेकंड की बात है। ये इंशाल्लाह जल्दी हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट होते ही हम जो इंस्टॉलेशन अपनी स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ओके, तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद देखिए 2008 में ऐसा नहीं था कि अलग से फ़ोल्डर बना था, या फिर 2012 में भी ऐसा नहीं था, बल्कि वहीं पर हमें स्क्रीन आ जाती थी, डेस्कटॉप पर हम इंस्टॉल कर लेते थे। लेकिन 2014 में ऐसा हुआ है कि हमारे पास अलग से एक फ़ोल्डर बन चुका है एक्सट्रैक्ट होने के बाद। कोई ऑटोमेटिकली स्क्रीन नहीं आ रही कि जहाँ से हम सिंपल इंस्टॉलेशन करके उसको कर सकें। लेकिन अभी एक देखें हमारे पास एक स्क्रीन आई है, ग़ालिबन ये ऑटोमेटिक स्प्लैश स्क्रीन ही है। लेकिन मैं आपको ये साथ में ये बताता चलूँ कि अगर इन केस ये स्क्रीन नहीं भी आती तो हम यकीनन क्या करने वाले थे, हम इस फ़ोल्डर में जाते और इस फ़ोल्डर में जाके, अगर आपके पास देखिए मेरे केस में ये स्क्रीन आ चुकी है, आपके केस में भी हो सकता है आ जाए, लेकिन अगर नहीं आती और या फिर इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर नहीं आती या फिर आप जो है आपने पहले इसको एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है और इसको आप अगर डिलीट भी कर दें आप, तो आपके पास ये फ़ोल्डर मौजूद है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये स्क्रीन नहीं आती है या मैं इसको अगर क्लोज़ कर दूं, तो हम इस फोल्डर पे जाकर और इसको सेटअप को यहाँ से भी रन कर सकते हैं। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो चेक करते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं चल रहा है, 75 KB एप्लीकेशन है। देखिए कुछ टाइम लगा थोड़ा सा, लेकिन बहरहाल ये स्क्रीन हमारे पास आ चुकी है और 2 बार आ चुकी है सेम स्क्रीन। तो एक को हम क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ से अब हम क्योंकि हमने इस पर डबल क्लिक 3-4 दफ़ा हमने इसको, जब क्योंकि ये रन नहीं हो पा रहा था तो हमने इसको तकरीबन 3 से 4 दफ़ा मैंने इसको ओपन कर दिया था। तो ठीक है जी, हम यही चेक कर रहे थे कि किस तरीके से काम करता है, क्या प्रॉब्लम आती है क्या नहीं आती। तो हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं, इस स्क्रीन को भी क्लोज़ कर लेते हैं और ये हमारे पास वही स्क्रीन आ चुकी है जो कि एक्सट्रैक्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली आई थी। तो अगर आपके पास ये फ़ोल्डर है, आप सेटअप पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। ओके, तो आप इंस्टॉलेशन करने के लिए सिंपल आप न्यू एसक्यूएल सर्वर पर क्लिक कर दें। टाइम तो थोड़ा सा लेता है इंस्टॉलेशन में, क्योंकि पूरा आपका सर्वर जो है एक सर्वर क्रिएट करता है ये आपका, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, डेटाबेसेस, इसके सिस्टम डेटाबेसेस हैं, उसमें कई चीज़ें होती हैं। तो खैर अच्छा, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म कर लें, इस पर चेक लगा लें सिंपल और आप इसको नेक्स्ट कर दें। और ठीक है, अगर आप अपडेट्स लेना चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर की एसक्यूएल की तो आप इस पर चेक लगा दें, अदरवाइज़ इसको नेक्स्ट कर दें। तो ये सारे प्रोसेस हमारे इंशाल्लाह हो जाएंगे कंप्लीट और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप बढ़ेगा, इंस्टॉल रूल्स। ओके, तो अब आप इसको नेक्स्ट करें और नेक्स्ट करने के बाद हमारा सबसे ज़्यादा जो टाइम लेता है वो लेता है इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस में। तो इंस्टेंस नेम देखिए यहाँ पर जो है इसने कुछ दिया हुआ नहीं है, तो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। मैं इसको क्या करूँ, मैं इसको जो है SQL और 2014 दे देता हूँ। ठीक है जी, या आप डिफ़ॉल्ट करना चाहें तो डिफ़ॉल्ट कर दें। ठीक है जी, तो MS SQL सर्वर आ गया डिफ़ॉल्ट पे, तो चलें डिफ़ॉल्ट ही कर देते हैं। अगर नेम देना चाहें तो आप जो नेम देंगे बाद में वही आएगा, टेंशन की बात नहीं है। अब हम इसको करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद सर्वर कॉन्फ़िगरेशन
इसको भी आप सिंपल नेक्स्ट। जी ये अगेन विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, दो मॉड हैं, मिक्स मॉड है, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन है, आप इसी को रहने दें, नेक्स्ट कर दें तो ये भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मिक्स मोड सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ अपना सिंपल पासवर्ड दे दें जो आप पासवर्ड देना चाहते हैं। तो इंस्टॉलेशन होने के बाद जब आप कनेक्ट करने लगेंगे अपने एसक्यूएल सर्वर को, तो उस टाइम आप को जो है मिक्स एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन को सिलेक्ट करके और फिर वहाँ पर पासवर्ड देना होगा, तभी वो कनेक्ट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो मैं फ़िलहाल अपने केस में इसको विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड रहने देता हूँ। अगर आप इसको चूज़ करना चाहते हैं आप इसको बेफिक्र होकर चूज़ करें, पासवर्ड दे दें। अभी जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो मैं आपको बता दूंगा ये पासवर्ड आपको कहाँ डालना होगा। तो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड में रहने देता हूँ और मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। और अब हमारा इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस स्टार्ट हो चुका है, तो मैं अपनी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और जैसे ये कंप्लीट होता है तो मैं इसको अगेन से रिज्यूम करता हूँ। जी तो हमारे पास ये इसकी इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसको सिंपल क्लोज़ करते हैं और इसको यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। तो हम चेक करते हैं कि इंस्टॉल हो चुका है हमारा। स्टार्ट में जाते हैं, ऑल प्रोग्राम्स और 2014 जी तो मैनेजमेंट स्टूडियो बहुत ही आसानी के साथ ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2014। तो अभी करंटली जो है वो 2017 17 पॉइंट समथिंग जो वर्जन है, बिल्कुल न्यू वर्जन है अब आपका माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का। तो अच्छा ये वही सेटिंग पूछ रहे हैं कि पुराने 2008 वगैरह की अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं मैनेजमेंट स्टूडियो की, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। और ये हमारा बस कुछ ही सेकंड्स में ओपन हो जाएगा, कि फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लेगा। जी तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल 2014 हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर सर्वर नेम नहीं बता रहा है, क्यों नहीं बता रहा, हमने डिफ़ॉल्ट इसका लिखा था। तो हम एक काम करते हैं, इसको एसक्यूएल और 2014 करते हैं और विंडोज़ ऑथेंटिकेशन कनेक्ट। सर्वर नेम MS SQL सर्वर, आई थिंक MSSQL सर्वर सर्वर आई थिंक ये डिफ़ॉल्ट था MS SQL सर्वर। इसको ट्राई करते हैं। वैसे डिफ़ॉल्ट ये इशू आता नहीं है, लेकिन आ गया है तो हम इसको चेक कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, अच्छा हम यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर नेम, हम एक काम करते हैं, हम जो है इसमें जी तो एक प्रॉब्लम आई थी, एक एरर आया था और हमने उसको सॉल्व कर लिया है। तो असल बात यही होती है कि एरर तो आते हैं और आपको सिर्फ सॉल्व करना आना चाहिए। तो वैसे नॉर्मली ये एरर कभी आता नहीं है, ना मेरे पास आया था, लेकिन बहरहाल अच्छा हुआ कि ये चीज़ आई, प्रॉब्लम आई, ताकि कि इससे हमें नया कुछ सीखने को मिलता है। तो हो ये रहा था कि हमारे पास, मैं आपको अगेन दिखाता हूँ, जब हम इसको ओपन कर रहे थे 2014 मैनेजमेंट स्टूडियो, तो हमारा जो सर्वर नेम है वो ब्लैंक बता रहा था। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, डिफ़ॉल्ट उठा लेता है और हमने चूँकि इंस्टॉलेशन के टाइम भी डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट किया था, लेकिन
डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट करने के बावजूद ये आया नहीं था, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से स्क्रीन आ रही थी। तो उस कंडीशन में मैंने क्या किया, अगर आपके पास ऐसा कभी ऐसा एरर, ऐसा कोई प्रॉब्लम आए, तो आपने क्या करना है, सिंपल आप, अगर आपके पास सर्वर नेम शो ना हो रहा हो तो किसी भी वर्जन में, तो आप इस एरो पे क्लिक करें और ब्राउज फॉर मोर। तो मैंने भी इसी तरीके से किया, और फिर डेटाबेस इंजन, यहाँ आकर जो पहला हमारा था फरहान पीसी एसक्यूएल एक्सप्रेस, तो ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट एक इंस्टेंस नाम होता है उसका, जो कि शो नहीं हो रहा था। तो मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करके ओके कर दिया। जब ओके किया तो ये यहाँ पर पूरा प्रिंट हो चुका है जैसे कि होना चाहिए था, और फिर मैंने इसको सिंपल कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करते ही हमारे पास कनेक्ट हो गया। तो आप चेक कर सकते हैं डेटाबेसेस हमारे अभी तो फ़िलहाल जाहिर सी बात है हमारे, अच्छा ये जो ऑलरेडी टेस्ट डीबी और टेस्टिंग जो डेटाबेस है, ये चूँकि मैंने बताया था आपको कि मैंने डिलीट नहीं किया था अपना पुराना वाला अनइंस्टॉल नहीं किया था, ना मैंने 2008 को अनइंस्टॉल किया था, ना 2012 को। तो इस वजह से उसकी वजह से जो है डेटाबेसेस और कुछ थोड़ी बहुत अगर कोई प्रॉब्लम इसमें रही हो तो रही हो, अदरवाइज़ अगर आप फ्रेश 2014 को ही इंस्टॉल करें तो आपको कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम अव्वल नहीं आएगी। ठीक है जी। तो अब ये जो डेटाबेसेस हैं मैंने उसी में क्रिएट किए हुए थे, जो कि मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। और अगर आप कोई नए डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो सिंपल आप राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस में जाके, और आपको तरीका पता ही होगा डेटाबेस बनाने का, टेबल बनाने का, तो यहाँ नाम लिख के ओके करें तो डेटाबेस बन जाएगा। तो एसक्यूएल को सीखने के लिए, डेटाबेस को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो अलग ट्यूटोरियल सीरीज़ इंशाल्लाह ताला हम बनाएंगे, तो जिसमें हम कम्प्लीटली एसक्यूएल को सीखेंगे कि एसक्यूएल क्या है और किस तरह से बनता है, किस तरह से हम इसमें काम कर सकते हैं, किस तरह से डेटाबेस बना सकते हैं, और किस तरह से उस डेटाबेस को हम डिफरेंट एक्जी के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ, एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।